हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेस क्लासेस। मैं आशुतोष कुमार सिन्हा हूं और मैं आपको आज 9th क्लास की पॉलिटी की बुक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ाने जा रहा हूं, जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। हम इसमें ये सीखेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी होता क्या है और हम डेमोक्रेसी क्यों पसंद करते हैं। जैसे आज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेसीज को ही लाना चाहती है, तो उसके क्या मायने हैं, क्यों लोग चाह रहे हैं ऐसा। ठीक है, आज हम वो सारे चीज को डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो दिल थाम कर बैठिए और कुछ देर मेरे साथ बिताइए। चलिए, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये बस एक कटआउट है पेपर का जो बता रहा है कि ये पीपल्स का डेमोक्रेसी है, मतलब कि लोगों की डेमोक्रेसी है। ठीक है, अच्छा, तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे ना कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इसका एक ओवरव्यू लेते हैं हम लोग। राइट, जैसे पहला तो आपने देखा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। मतलब फीचर्स का मतलब हम कैसे समझेंगे कि किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसका डेफिनेशन, एक हम सिंपल सा डेफिनेशन देखेंगे जिसके थ्रू इस डेमोक्रेसी को अगर हम बताना चाहें कि ये डेमोक्रेसी है क्या, तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखेंगे। फिर इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, है ना। और इस डेफिनेशन में तो उनका हम मीनिंग समझेंगे कि रूलर क्या होता है, पीपल कैसे लोग होंगे, इलेक्शन किस तरह का होगा। ठीक है, उसके बाद है कि ये जो बेयर मिनिमम का कॉन्सेप्ट है ना इन फीचर्स में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसको हम समझेंगे। ठीक है, कि आखिर क्या बेयर मिनिमम होना चाहिए जिससे हम समझ पाए कि ये डेमोक्रेसी आखिर होती क्या है। राइट नाउ, फिर है कि हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे। जैसे मान लो जब आप एक कंट्री को देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी कंट्री है और एक जो है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। राइट, एक डेमोक्रेटिक है, दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो इनमें डिफरेंसेस हैं क्या, हम किस बेसिस पे पता करेंगे कि ये नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। राइट, तो दूसरा क्या है कि ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब जब हम छोटी छोटी बातों को जान लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे कि आखिर इसका ब्रॉडर आइडिया क्या है। ठीक है, मतलब पूरे क्रक्स को हम निकाल के पढ़ेंगे, है ना, कि आगे हमें क्या देखना है डेमोक्रेसी में। राइट, उसके बाद है आपका डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। और ये जो मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है ना पूरे वर्ल्ड में, ये आखिर क्यों है, लोग इसे क्यों पसंद करते हैं, ये चीज है ना। और क्यों ये एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी माना जाता है, तो हम इस चीज को देखना पसंद करेंगे। फिर अब हम आते हैं सीधा कि आखिर डेमोक्रेसी आया कहाँ से, इसकी ओरिजिन कहाँ हुई। ठीक है, तो सबसे पहला जो ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना, ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है, ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। व्हाट इज, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। पहले के जमाने में हमने बहुत कुछ दिया। राइट, हम सबसे पुराने गवर्नमेंट माने जाते हैं, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी माने जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा हमारे यहाँ महाजनपद थे। ठीक है, जिसमें हमारे वैशाली का जो महाजनपद था वो एक रिपब्लिक हुआ करता था, है ना। तो इसी तरह जो है हमें ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी कही जाती है हमें इंडिया को। क्लियर नाउ,
तो लेकिन क्या है कि जब ग्रीक, लैटिन, है ना, ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, ये हमने क्या किया कि कभी किसी चीज को लिखा नहीं, बट इन्होंने पूरी कोडिफाइड कर रखा है इस चीज को। और जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो लैटिन या ग्रीक वर्ड्स के आते हैं, मोस्ट ऑफ देम, है ना। तो इसलिए ये जो ग्रीक वर्ड है ना, व्हाट, डेमोक्रेशिया, डेमोक्रेशिया, विच मीन्स, और ये कहां से कॉइंड किया गया है, 5th सेंचुरी बीसीई से, राइट। 5th सेंचुरी बीसीई से ग्रीक में जो लेटर था डेमोक्रेशिया से, उससे लिया गया है ना। ये किससे मिलकर बना है, ये दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं, क्या क्या हैं वो है, एक है डेमोस। डेमोस का मतलब क्या होता है, पीपल। डेमोस का मतलब होता है पीपल, द मासेस, ठीक है, लोग, राइट। एंड क्रेशिया, अब ये क्रेशिया क्या है, क्रेशिया का मतलब होता है रूल एंड द गवर्नमेंट, राइट। तो आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे कि इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ना। हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आगे देखेंगे, बट पहले इससे आपको पता चल गया होगा कि डेमोक्रेसी वर्ड का ओरिजिन क्या है, जो कि एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना, और वो है क्या, डेमोस एंड क्रेशिया। क्लियर, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक ये भी लगाया हुआ है इन्फोग्राफिक, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये जो डेमोक्रेशिया है, ठीक है, वो दो वर्ड से मिलके बना है, डेमोस एंड क्रेशिया। दैट मीन्स डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल। क्लियर, नाउ आगे चलते हैं हम लोग, और हम जानेंगे डेमोक्रेसी के, मान लो फादर तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, अब्राहम लिंकन को, ठीक है, ये 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 16वें प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। और इन्होंने एक डेमोक्रेसी का बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, सुंदर सा एक डेफिनेशन बताया। क्या बताया कि डेमोक्रेसी 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 is a government of the people, by the people and for the people। अब इसका मतलब क्या है, अब अब्राहम लिंकन ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना, ये गवर्नमेंट जो बना हुआ है, डेमोक्रेसी जो भी है, ठीक है, वो है क्या, किसका है, तो पीपल का है, लोगों का है। ये जो गवर्नमेंट बनी है वो किसकी है, लोगों के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो किसका हुआ, पीपल का हुआ, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, बाय द पीपल, गवर्नमेंट किसके द्वारा बनाई गई, बाय द पीपल, राइट। लोगों ने उसको इलेक्ट किया, तब जाके वो क्या बन गए, गवर्नमेंट बन गए। क्लियर। एंड द थर्ड वन इज फॉर द पीपल, मतलब ये जो अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये किसके लिए काम करेगा, ये किसके लिए काम करेंगे और कैसे करेंगे, तो किसके भलाई के लिए काम करेंगे, फॉर द पीपल, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वेलफेयर स्टेट्स की बात की जाती है, जब हम डीपीएसपी पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, वो इंडिकेट करता है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, वो फॉर द पीपल है और लोगों के भलाई के लिए ही हमेशा काम करेगी। ओके, नाउ हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, है ना, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक सिंपल डेफिनेशन क्या दिया जाए। पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा लेक्चर है ना, उसको मैंने एनसीईआरटी बेस्ड पे ही बनाया है, तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हर एक वर्ड्स को आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो एक सिंपल डेफिनेशन क्या है ना, तो वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इन द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। क्या है, हमने देखा एक जो एक सिंपल फैक्टर है कॉमन उन सारे डेमोक्रेसीज में, उन सारे डेमोक्रेसी, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। तो पहला है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्लियर, क्या है, ये डेमोक्रेसी जो है
ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या ये जो रूलर्स हैं जिसको हम इलेक्ट कर रहे हैं वो किसके द्वारा इलेक्टेड हैं? वो पीपल के द्वारा। ठीक है, हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, आप सब जानते हैं, राइट? प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, या फिर लोकल लेवल पे भी, है ना, पंचायत में जो इलेक्शन होता है वो सारे, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करते हैं, वोट करके उनको इलेक्ट करते हैं, और ये हमारे हमारे बिहाफ में ही क्या करते हैं, हमें रूल करते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये, लेकिन क्या है इसमें एक कैच है। क्या है? क्या ये जो सिंपल डेफिनेशन आपने देखा, क्या ये वाकई में क्लियरली हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है? क्या क्या हम किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जो किसी भी कंट्री को जो खुद को एक डेमोक्रेसी बोल रही है, क्लियर, क्या वो सच में डेमोक्रेसी है ना? अब यहां पे क्या बोला पहला कि वहां तो डेमोक्रेसी है ना, वो गवर्नमेंट भी है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट? और उसका क्या कह रहा है, वेदर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट? तो ये लोग कौन से होंगे, है ना, और ये रूलर्स कौन होंगे, किनको इजाजत है इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने का? कौन आखिर आपका क्या होगा, गवर्नमेंट होगा, राइट? और ये जो पीपल है ना, वो कौन होंगे, कौन उनको वोट करेंगे, राइट? जब हम बात करते हैं एंशिएंट टाइम्स की या फिर मेडिवल टाइम्स की, ठीक है, वहां पे कुछ ही लोगों को, लिमिटेड लोगों को ही हमें वोटिंग का राइट दिया गया था, जैसे एलीट पीपल के लिए, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर जो आपका क्या ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सिर्फ इनको, या बिजनेसमैन हो गए, क्लियर, सबको वोटिंग राइट्स नहीं दी जाती थी, क्लियर। लेकिन हमने जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ा, नहीं, इंडिया ने जब ब्रिटिशर्स का रूल देखा, हमें एक चीज महसूस हुआ कि हमें क्या चाहिए, हम अपने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से आखिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्लियर, राइट? तो हमने इतने सालों के गुलामी के बाद जो भी हमने सीखा, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लेकर आए, ठीक है, राइट? तो ये चीज है। तो अगर आगे बढ़े हम लोग, तो उसमें आप देखिएगा कि म्यांमार की बात की गई है, ठीक है, म्यांमार की हम बात करते हैं, राइट? कि हमारी एक वहां की लीडर थी जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था, है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, फोटो पे लगा हुआ है, और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैठ के। तो आखिर ऐसा हुआ क्या जिसके कारण ये लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका फोटो लेके, इनका पैम्पलेट लेके, जो भी है, ठीक है, प्लेकार्ड्स लेके? तो क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ था, राइट? मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे अच्छे तरीके से काम कर रही थी, मिलिट्री को लगता है अचानक से कि नहीं नहीं, ये हमारे मुताबिक नहीं चल रही है, क्लियर? तो पहले इसका नाम जान लो, इनका नाम है आंग सांग सू की, ठीक है, आंग सांग सू की, ठीक है, इनका नाम था आंग सांग सू की। और ये क्या है कि वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट की लीडर थी, राइट? बट मिलिट्री को एक दिन लगता है कि वो उनकी तरीके से काम नहीं कर रही है, और इसलिए उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कू करवा दिया। कू का मतलब होता है तख्ता पलट, ठीक है, मतलब किसी को उसके पोस्ट से हटा देना, राइट? कोई भी लीडर है उसको वहां से हटा दिया गया, एंड दैट इज कॉल्ड कू, क्लियर? नाउ अब ये जो कू हुआ, ये February 1 2022 को होता है, February 1 2022 को 21 को होता है, एंड द मिलिट्री, वहां के मिलिट्री को तत्मदाव बोलते हैं, या फिर जुनता जुनता बोलते हैं हम, जुनता गवर्नमेंट बोलते हैं अब, है ना, तत्मदाव बोलते हैं हम, ठीक है। इन्होंने पावर को सीज किया, किससे? फ्रॉम अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, राइट? मिलिट्री क्या करती है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपने पावर से ओवरथ्रो कर देती है, क्लियर? और नाउ जो भी उसके की लीडर्स थे, जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ठीक है, आंग सान सू की तरफ से, उन सबको
जेल में डाल दिया जाता है, बहुत लोगों को मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आंग सान सू की है, इनको अभी तक क्या किया गया है, अभी तक उनके जेल में रखा गया है। क्लियर? और उनको कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं है। अभी भी लोग म्यांमार के लोग जो हैं अभी भी प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये वाइडली प्रोटेस्ट है। सिविल डिसोबीडियंस जो हमारे यहाँ जो चल रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम में, है ना, वही चीज अब यहाँ पे म्यांमार में चल रहा है। क्लियर? एक वायलेंट क्रैकडाउन भी हो रहा है मिलिट्री के द्वारा। ठीक है, मिलिट्री क्या चाहेगी, उस प्रोटेस्ट को दबाया जाए किसी भी मीन्स के थ्रू। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो म्यांमार की कहानी हो गई, है ना। दूसरा ये देख रहे हैं, ये सॉरी, हाँ, इसको देखिए, इस महाशय को। ठीक है, राइट, ये चिली का डिक्टेटर है, नहीं, इसका नाम है पिनोशे, है ना। और ये पिनोशे जो है, ये देख सकते हैं आप, ये जो पिनोशे है वही अपना पावर सीज करता है। क्लियर? लोगों को मारना, है ना। लेकिन इसको जब पूरी तरीके से ये खत्म हो जाता है ना, तो एक बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के थ्रू इसको क्या किया जाता है, अरेस्ट भी कर लिया जाता है। क्लियर? कहाँ पे, स्पेनिश वारंट के थ्रू। कब? 1998 में। ठीक है, फिर इसने क्या किया, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, और इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसकी डेथ भी हो जाती है बाद में, है ना। कब, ये कब की बात है, तो फ्रॉम 1973 टू 1990। क्लियर? पिनोशे क्या करता है, बहुत ज्यादा फेस करता है न्यूमरस चार्जेस, तो बहुत सारे ज्यादा केसेस लगते हैं, चार्जेस होता है, चार्जशीट फाइल होता है। क्लियर? इंक्लूडिंग द इनफेमस कारवा ऑफ डेथ केस। राइट, ये बहुत ही इनफेमस कारवा ऑफ डेथ केस है, जिसमें अपने ओपोनेंट्स को, जो भी इनके खिलाफ जाते थे, उन सबको अरेस्ट करके या तो मार दिया जाता था या फिर उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, है ना। डिस्पाइट बीइंग इंडिकेटेड ऑन ओवर 300 चार्जेस, ही वाज नेवर कन्विक्टेड। बताइए, इतने चार्जेस लगने के बाद भी इनको कभी भी कॉन्विक्ट नहीं घोषित किया गया। ठीक है, इन पे कभी भी कॉन्विक्ट नहीं घोषित किया गया, और इसका जो डेथ है ना 2006 में हो जाता है। ठीक है, अंडर हाउस अरेस्ट। कब? चिली में। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब जरा देखते हैं सऊदी अरबिया की बात करते हैं। ठीक है, सऊदी अरबिया में जैसा कि आप जानते हैं वहां पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। क्लियर? वहां पे किंग सलमान, ठीक है, वहां पे क्या है, किंग सलमान है ना, जो कि क्राउन प्रिंस है। राइट, और ये देख रहे हैं, ये ये असेंड किए हैं थ्रोन को इन जनवरी 2015 को। क्लियर? तो वहां पे क्या है, एक मोनार्की है। राइट, मोनार्की क्या होता है, सिंपल वे में जानिए कि मोनार्की कोई अगर राजा है, ठीक है, वो खुद को राजा समझ रहा है, वो उसका पोस्ट जो है हेरिडेटरी है ना, मतलब उसका बेटा या उसके परिवार का ही कोई बन सकता है। क्लियर? इस तरह। और ये यहाँ पे आपको मोहम्मद बिन सलमान दिख रहे होंगे। क्लियर? यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, और यहीं पे आपको दिख रहे हैं इनके लीडर्स, साथ में है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की कहा जाता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। क्लियर? कोई भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया जाता है ना। तो ऐसे स्टेट कंट्री को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। क्लियर? समझ में आई बात? ओके, ओके, तो अभी तो हमने देख रहा था, सिंपल डेफिनेशन देखा। क्लियर? कि ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे लोग उसको इलेक्ट कर रहे हैं, है ना, और लोग ही कर रहे हैं, पीपल के द्वारा हो रहा है ना। तो हमने देखा, बट दिस डेफिनेशन इज नॉट दिस डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। ये पर्याप्त नहीं है। क्यों? हमने जो देखा, ठीक है, राइट, हमने जो देखा, इट रिमाइंड्स अस दैट, अभी हमने सिंपल डेफिनेशन देखा था, बट क्या ये डेफिनेशन एडिक्वेट है? राइट,
ये तो क्वेश्चन अराइज होगा ना। तो हम ये देखेंगे अभी आने वाले कुछ स्लाइड्स में कि दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, राइट। कि ये क्या है, ये जो सिंपल डेफिनेशन है ना, ये एडिक्वेट नहीं है, राइट। और एडिक्वेट क्यों नहीं है, जरा ये देखेंगे हम। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। हम क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, पीपल्स रूल। लेकिन लेकिन आखिर ये पीपल है कौन, ये भी तो होना चाहिए ना। क्या ये ग्रुप ऑफ पीपल है, क्या ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो सिर्फ इलेक्ट करेंगे अपने रूलर को, ठीक है, राइट। बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकेबल मैनर, ठीक है, अगर हम बिना मतलब का अगर इस चीज को इस डेफिनेशन के थ्रू जाएं, ठीक है ना, तो क्या होगा, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। जितने भी ऐसे सारे गवर्नमेंट हैं जो कहीं ना कहीं इलेक्शन करवा रहे हैं, वो क्या बोलेंगे खुद को कि हम डेमोक्रेसी हैं। क्लियर। जैसे चाइना, जैसे नॉर्थ कोरिया, वहां पे भी इलेक्शन होती है, राइट। लेकिन क्या डेमोक्रेटिकली होती है, राइट। ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर ना। तो सारे वो जितने भी इलेक्शन करवा रहे हैं उनको हम क्या बोलने लगेंगे, डेमोक्रेसी, राइट। एंड दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, और ये क्या होगा, बहुत ही मिसलीडिंग होगा, ठीक है। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। जितने भी वर्ल्ड में कंट्री है ना, वो सब चाह रहे हैं कि मुझे लोग डेमोक्रेसी बोले, है ना, मैं भी डेमोक्रेसी कहलाऊं। बट इसमें एक कैच है ना कि इवन इफ इट इज नॉट सो, वो है भी नहीं, फिर भी खुद को क्या कहना चाहता है कि मैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हूं, ठीक है, मैं एक डेमोक्रेसी कंट्री हूं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश, हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक से इन्हें अलग करना होगा। किसको, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो बिटवीन a government that is democracy and one that pretends to be one, we can do so by understanding each word. तो अब आप पूछिएगा कि हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन डेमोक्रेसी है, कौन नॉन डेमोक्रेसी है, क्या नहीं। तो हम ये जितने भी आपके वर्ड है ना, उनको देखने की कोशिश करेंगे कि हु आर द रूलर्स, राइट, हु आर द पीपल हु इलेक्ट द रूलर्स, ठीक है, वो इलेक्शन किस तरह हो रहा है, ये सारा चीज है ना, ये सारी चीजें। और इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और क्या करेंगे, हम स्पेल करेंगे उन सारे फीचर्स को, उन सारे फीचर्स को देखेंगे जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होती है, ठीक है। हाँ, चलिए, अभी हमने क्या देखा था, एक सिंपल डेफिनेशन देखा था डेमोक्रेसी का, क्या कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी is a form of government in which the rulers are elected by the people। हमने ये देखा कि क्या है डेमोक्रेसी में, जो भी है, कौन क्यों कर रहा है, देखो ना, हेलो, चलिए, ठीक है। तो इसमें अभी जो हमने देखा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। इससे, इस सिंपल डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, है ना। जैसे आप बोल सकते हैं कि हु आर द रूलर्स, ये रूलर्स आखिर क्या हैं, कौन है इस डेफिनेशन में जो यूज हो रहा है ना। एंड विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। ऐसे कौन से ऑफिशियल्स होंगे जिनको इलेक्ट करने पे हमें उसे डेमोक्रेसी बोला जाए, राइट। और विच डिसीजंस, ऐसे किस तरह के डिसीजंस हो लिए जाएंगे किसी भी नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स के द्वारा किसी भी डेमोक्रेसी में। ये सारे क्वेश्चंस अराइज होने के बाद, है ना, कुछ और भी चीजें हैं, जैसे व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। किस तरह के इलेक्शन को आप एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोलते हैं, राइट। और क्या है कि व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसीडर्ड डेमोक्रेटिक। क्या कह रहा है, कैसे क्या कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए जिससे आप किसी भी कंट्री को क्या बोल पाए, डेमोक्रेसी बोल पाए, ठीक है। नाउ फिर क्या है, थर्ड थिंग्स, पीपल के बारे में, कि हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स।
आखिर में ये पीपल हैं कौन? मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि क्या ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग आ गए हैं, उन्होंने ही गवर्नमेंट बना दिया, इलेक्ट कर दिया, लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शन हो रही है, जैसे चाइना में। चाइना का भी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे, है ना? ठीक है। तो should this include every citizen on an equal basis, right? Can a democracy deny some citizens this right? क्या अब जो ये कह रहा है कि should this include every citizen, क्या इसमें सारे सिटीजन्स को होना जरूरी है ना? क्या इसमें सारे सिटीजन्स आने चाहिए? क्या उनको वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, है ना? ऐसे कौन से सिटीजन्स हैं और किनको आप अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं आपको वोट देने का अधिकार नहीं है? क्लियर नाउ? तो क्या है, कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट? क्या कोई भी डेमोक्रेसी पीपल को, अपने पीपल को वोट करने के लिए रोक सकती है? क्या डिनाई कर सकती है? ठीक है, सारा चीज हम अभी आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, राइट? तो फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? तो अब क्वेश्चन आ गया ना कि आखिर किस तरह के गवर्नमेंट को आप डेमोक्रेसी बोलेंगे, है ना? व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो रूलर्स हैं क्या मनमाने तरीके से कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं क्या? ठीक है, जो पीपल के हित में ही ना हो, ठीक है, लोगों की भलाई नहीं हो रही हो, और उस वो डिसीजन ले सकते हैं क्या? ठीक है, हाँ, कि कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी, और मस्ट अ डेमोक्रेटिक थोड़ा पीछे चला गया, तो ये, तो कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी, और मस्ट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? क्या ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या इन पे भी लिमिटेशन होना चाहिए? कहीं आपने जिस इंसान को इलेक्ट करके लाया है गवर्नमेंट में, क्या वो अथॉरिटेटिव तो नहीं हो रहा है ना? अपने डिसीजंस लोगों पे तो नहीं थोप रहा है, क्लियर? अपने फायदे के लिए तो नहीं काम कर रहा है, ठीक है? ये चीज हो गया, है ना? तो इज इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट ऑफ द सिटीजंस? क्या किसी भी डेमोक्रेसी को ये जरूरी है कि अपने सिटीजंस के राइट को प्रोटेक्ट करे, अपने सिटीजंस के राइट को प्रोटेक्ट करे, क्लियर? रिस्पेक्ट करे, प्रोटेक्ट करे? एंड लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अभी हम बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके एक एक चीज का एग्जांपल्स लेंगे, उसके बारे में समझेंगे, है ना? आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो रूलर्स कौन है ना? किस तरह के पीपल उनको वोट कर रहे हैं, ये जो इलेक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस तरह के इलेक्शन को आप डेमोक्रेटिक बोलेंगे, है ना? ये सारा चीज अभी हम देखेंगे अभी, राइट? अब है कि जब तक आप डेमोक्रेसी के फीचर्स को नहीं जानेंगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे बोलते हैं एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे बोलते हैं, क्लियर? तो हमें देखना है यहां पे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी के फीचर्स आखिर क्या होते हैं, राइट? ये जो डेमोक्रेसी है उसके फीचर्स आखिर क्या होते हैं, क्लियर? तो पहला क्या है, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ये जो लीडर्स जो हमने इलेक्ट किया है वो मेजर डिसीजंस कैसे ले रहे हैं, राइट? ठीक है, फिर दूसरा है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। आप अगर कभी आपके पापा या मम्मी, है ना, कभी इलेक्शन देने गए होंगे तो कभी उनसे पूछा है कि क्या अमीर के लिए, गरीब के लिए क्या अलग अलग लाइंस लगी हुई हैं, या सारे लोग एक ही लाइन में खड़े हैं? ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि क्या है, किसी भी वन पर्सन के लिए सिर्फ एक वोट है और उसका वैल्यू भी एक है। क्या जो अमीर है उसके पास, एक इंसान के पास, क्या वो 10 वोट हो सकता है? क्या उसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है? और क्या किसी पुअर का कम वोट हो सकता है उसके मुकाबले में, है ना? ये सारा चीज। फिर क्या है कि आप देखेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये रूल ऑफ लॉ क्या है ना? एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स की भी बात करेंगे हम लोग, है ना? फिर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन। क्या है? इलेक्शंस
फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, ठीक है, ताकि इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स बना रहे, है ना। अगर हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, क्लियर, तो हमारे यहाँ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारे अलग अलग पार्टीज जो है अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं, है ना। क्यों? ताकि वहां का इलेक्टोरल कंपटीशन बढ़ सके, ठीक है। अगर मान लो कोई अदर पार्टी ही ना रहे, ठीक है, तो कोई पार्टी ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में खड़ा कौन होगा? वोट सिर्फ एक भी वोट अगर पड़ गया तो वो विनर कहला जाएगा, राइट। समझ में आई बात? इसलिए हमें इसको डिस्टिंग्विश करना बहुत ही जरूरी है, क्लियर। और इसलिए इलेक्शन भी हमारे यहाँ बहुत ही जरूरी होता है। चलिए, पहला पहला एग्जांपल क्या है, हम इसके थ्रू देखेंगे कि हमारे मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। पहला क्या है? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। जिसको भी हम इलेक्ट कर रहे हैं उसका मेजर डिसीजंस आखिर लिया कैसे जा रहा है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, जैसे परवेज मुशर्रफ, ये देख रहे हैं आप इसको, ये पाकिस्तान का आर्मी का चीफ रह सका, ठीक है, ये आर्मी का चीफ था, ठीक है, आज से कुछ साल पहले, नहीं। तो परवेज मुशर्रफ के बारे में अगर जानेंगे आप, ठीक है, 1961 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करता है, 99 में लीड करता है बोल्डलेस कू, जो कि वहां पे ब्लडलेस कू, सॉरी। तो वहां पे क्या हुआ? कू हुआ, मतलब कि गवर्नमेंट को हटा दिया गया, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था इसके बारे में। जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटाकर अगर मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है गवर्नमेंट को, तो हम उसको बोलते हैं मिलिट्री कू, राइट। तो इन्होंने भी वही किया। 1999 में लीड करते हैं ब्लडलेस कू को एंड बिकम प्रेसिडेंट 2 years लेटर। उसके 2 साल बाद ही, मतलब 2001 में, ये क्या बन जाते हैं? उस कंट्री के प्रेसिडेंट, ठीक है, राइट, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, है ना। लेकिन इनका जो आपका डिक्टेटरशिप है वो बढ़ता जाता है ना। फिर ये 2007 में अपने पावर को लूज करते हैं। 2008 में क्या कर जाते हैं? सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल, एग्जाइल में होता है कहीं छुप जाना, बाहर चले जाना, ठीक है, इस तरह का, है ना। एंड 2014 में इनको बहुत सारे चार्ज किए जाते हैं, केसेस लग जाते हैं इन पे, है ना। किस चीज के? ट्रीजन के, है ना, कि इन्होंने देशद्रोह कर दिया है अपने ही कंट्री के खिलाफ, क्लियर। हाँ, ये पाकिस्तान के थे, नहीं। जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कू इन अक्टूबर 1999, ठीक है, इतना तक तो पता है ना। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री मतलब पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं ये, प्रेसिडेंट, वहां का प्रेसिडेंट, क्लियर। लेटर चेंज हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद ये खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं, है ना। फिर 2002 में एक रेफरेंडम करवाते हैं। रेफरेंडम क्या होता है? कि कुछ लोगों के द्वारा आप पूछ रहे हैं, है ना, कि क्या मुझे या फिर मेरे पोस्ट को, उसका जो टेन्योर है ना, ड्यूरेशन है, क्या उसको मैं बढ़ा लूं, राइट। तो उन्होंने ऐसा किया, रेफरेंडम किया, एंड इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, है ना, 5 साल का इनको एक्सटेंशन मिल जाता है। 5 साल के लिए इनका जो गवर्नमेंट है ना वो आगे बढ़ जाता है कि ठीक है आप प्रेसिडेंट रह सकते हैं, क्लियर। हाँ, पाकिस्तानी मीडिया, अब पाकिस्तान की जो मीडिया है, ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो भी डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं, उन सब ने इस रेफरेंडम को क्या बता दिया कि ये बेस्ड है माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। कि भाई ये जो रेफरेंडम आपने कराया ना, ये पीपल का बात ही नहीं है, पीपल ने किया ही नहीं है, आपने कुछ लोगों से करवा लिया, ठीक है, और इस तरह से आपने मिलिट्री कू करवाया, और फिर आप क्या कर रहे हैं? अपने टेन्योर को बढ़ाए जा रहे हैं बार बार, ठीक है। इस वजह से वहां की जो जनता है और ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। इन द एंड इनका भी खात्मा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है? इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क। ये क्या इशू करते हैं? ये लीगल फ्रेमवर्क इशू करते हैं, है ना, जिसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से जाना जाता है ना। दैट अमेंडेड, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल के रख दिया, राइट। देखते हैं कि अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है, वहां का जो भी नेशनल असेंबली है, प्रोविंशियल मतलब स्टेट की असेंबली है, ठीक है, उसको वो डिसमिस कर सकता है, क्लियर। उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के, अमेंड करके क्या किया कि
प्रेसिडेंट जो है ना वो किसी भी नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, आपका डिसमिस कर सकता है। क्लियर? नाउ द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। ये जो काम है ना सिविलियन कैबिनेट का, अब कौन सुपरवाइज कर रहा था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। आज हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी, ठीक है, उनका काम है सिक्योरिटी से रिलेटेड को काम को देखना, है ना, लेकिन वो गवर्नमेंट के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। क्लियर? हाँ। लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना वो सिविलियन कैबिनेट को उनके काम को सुपरवाइज कर रही है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, राइट। ये विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। और ये जो आप देख रहे हैं ना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें किसका डोमिनेशन था, आर्मी के लोग इसमें बहुत ज्यादा लोग थे, मिलिट्री ऑफिसर्स। क्लियर? नाउ आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड। चलिए इस लॉ को पास करके उन्होंने क्या किया, इलेक्शन भी करवाया, ठीक है। इलेक्शन करवाने के बाद हेल्ड द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, इलेक्शन करवा दिए नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली के भी। क्लियर? सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, elected representatives have some powers but the final power rested with military officers and general परवेज मुशर्रफ। ठीक है, क्या है यहां पे कि पाकिस्तान में इलेक्शंस भी हुई, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए, है ना, उनके पास कुछ पावर्स भी थी, लेकिन बट फाइनल पावर क्या है, फाइनल पावर किसके पास है, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास, और पर्टिकुलरली जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। क्लियर? तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पाकिस्तान में उस समय मिलिट्री कू के द्वारा सारा काम किया जा रहा था, गवर्नमेंट चलाई जा रही थी। ठीक है, अभी भी आर्मी के ही अंडर में वहां पे गवर्नमेंट होती है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट अगर आर्मी के अगेंस्ट में जाती है तो क्या है, उसे हटा दिया जाता है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट आती है उसे क्या होता है, आर्मी के साथ ही काम करना पड़ता है। ठीक है, चलो क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे ऐसे रीजन है ना जिससे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, राइट। चलो, तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हम ऐसे बहुत सारे रीजंस निकाल सकते हैं जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। नाउ कैन वी से दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान, तो हम क्या ये कह सकते हैं क्या कि रूलर्स जो हैं इलेक्ट होकर आए हैं पाकिस्तान में? नहीं, क्योंकि परवेज मुशर्रफ को तो किसी ने वोट किया नहीं, उन्होंने मिलिट्री कू करवाया, आर्मी को टेक ओवर किया, गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, उसके बाद खुद ही सारा चीज करने लगे। क्लियर? तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, है ना, नॉट क्वाइट, तो ये नहीं बोल सकते हम, राइट। पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। लोगों ने जब इलेक्शन हुई वहां पे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में, तो उन्होंने वोट तो किया, इलेक्ट तो किया, बट क्या है, दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स। आखिर में वो एक पपेट गवर्नमेंट को बिठा दिए थे जो एक आर्मी के अंडर में काम कर रही है। ठीक है, चलो, तो दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस। भाई जिस चीज को, जिस गवर्नमेंट को आपने इलेक्ट किया है, अगर वो के पास फाइनल पावर नहीं है डिसीजन मेकिंग का, तो ऐसे गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है जो अपने लोगों के भलाई के लिए नहीं सोच रहा हो। ठीक है, द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन, ये जो पावर है ना फाइनल डिसीजन का, वो किसके पास है, आर्मी ऑफिशियल्स के पास। तो बिना आर्मी के वहां पे कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं, कोई डिसीजन ही नहीं ली जाएगी। क्लियर? तो विच विद जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और इनमें से कोई भी पीपल के द्वारा इलेक्ट करके नहीं आए हैं आर्मी के ऑफिशियल्स। ठीक है, एंड दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो डिक्टेटरशिप को फॉलो करते हैं। नॉर्थ कोरिया को ले लो, ठीक है, वहां पे भी वही हाल है, ठीक, वो तो अपने रिलेटिव्स को मरवा देता है ना। तो दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। मोनार्कीज में भी जहां जहां किंग का रूल हो रहा हो,
ठीक है, वहां पे भी मोनार्की में भी यही हो रहा है। एंड दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, उनके पास बस ऐसे ही फॉर्मली क्या होता है, इलेक्टेड पार्लियामेंट होता है, बट क्या होता है एंड गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन इनके पास रियल पावर जो होता है ना वो विद दोज हु आर इलेक्टेड, क्लियर, उनके पास होता ही नहीं है। जो इलेक्शन के थ्रू आए हैं रूलर्स, उनके पास रियल पावर वेस्टेड ही नहीं होते हैं, बल्कि उनके लिए कोई और डिसीजंस ले रहा है, राइट। चलिए, तो इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स, कुछ ऐसी कंट्री भी होती हैं कि रियल पावर जो है ना वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं है, बल्कि उसको तो कोई और ही चला रही होती है, ठीक है, कहीं एक्सटर्नल पावर होता है जो उसको चला रहा होता है, क्लियर नाउ, एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास तो कोई पावर ही नहीं है, रियल पावर, ठीक है, वो कोई एक्सटर्नल पावर उसको क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है उनके बदले में, है ना। एंड दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, तो क्या आप इस चीज को आप बोल पाएंगे कि ये पीपल का रूल है, नहीं, जाहिर सी बात है, क्लियर नाउ दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, देखिए इससे हमारा पहला फीचर निकल कर आता है, क्या, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने बोला था ना कि क्या, कि ये जो रूलर हैं, ठीक है, इनको कोई इलेक्ट करके आ रहा है, जब हम सिंपल डेफिनेशन देख रहे थे तो, ठीक है, कि कोई गवर्नमेंट है वो इलेक्ट हो रहा है और उसको इलेक्ट कौन कर रहा है, तो कोई पीपल, राइट। बट अभी हमने देखा कि यहां से हमें फर्स्ट फीचर मिला कि किसी भी डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होता है ना वो किसके पास होना चाहिए, इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। मतलब हमने जो जिसको वोट किया है ना वही हमें क्या करे, रूल करे, ना कि कोई मिलिट्री आर्मी ऑफिशियल्स, ना ही कोई अदर एक्सटर्नल पावर, नहीं, हमने जिसको वोट दिया है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उसी के थ्रू रूल होंगे, ना कि कोई एक्सटर्नल पावर के थ्रू, ना ही किसी अदर पावर के थ्रू, क्लियर है यहां, ठीक है। चलो, हाँ, अब हम देखेंगे सेकंड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, और जो कि है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, राइट। चलिए, अगर कहीं पे इलेक्शन हो रही है तो क्या पैसे चार्ज करके हो रही है, नहीं, क्या ये पूरी तरह से फ्री है, क्या वहां पे माल प्रैक्टिसेस नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या वो फेयरली हो रहा है, ठीक है, कहीं रिगिंग तो नहीं हो रही है, कहीं स्कैम तो नहीं हो रहा है उस चीज में, क्लियर, ये सारा चीजें तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, है ना, कि आखिर किस चीज है, किस चीज को हम बोलेंगे कि वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन हो रहा है। पहली बात हम देखेंगे चाइना का एग्जांपल, ठीक है। चाइना कहता है कि मैं तो इलेक्शंस रेगुलरली करवाता ही हूं, तो मैं एक प्रॉपर क्या हूं, डेमोक्रेसी हूं, ठीक है। वो इवन वो लोग ये बोलते हैं कि मैं क्या हूं, वहां का जो यूएसए का है ना, यूएसए का डेमोक्रेसी, उससे वो लोग कंपेयर करते हैं कि मैं उससे ज्यादा क्या हूं, डेमोक्रेसी हूं, राइट, ये सारा चीज। तो क्या है बाबू, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, हर एक 5 साल बाद चाइना में इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक, ठीक है भाई, करवा लो, फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, वहां के कंट्री के पार्लियामेंट को, चाइना के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, क्वांगो रेमिन डाइबायो दहुई, ठीक है, इसका कुछ अलग ही है चाइनीज में, है ना, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, क्लियर, वहां के पार्लियामेंट को। नाउ ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, ठीक है, इसके पास एक पावर है, क्या पावर है, टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट, ये जो पार्लियामेंट है इसके पास एक पावर है कि वो प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है, इलेक्ट कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, क्लियर है। हाँ, इट हैज नियरली, तो ये जो आप देख रहे हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसमें करीब 3000 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, कहां से, ऑल ओवर चाइना, चाइना के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से वो लोग इलेक्ट होके आते हैं, अराउंड 300 मेंबर्स होते हैं, क्लियर। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, जरा देखो इसमें आर्मी भी अपने कुछ ऑफिशियल्स को भेज देती है एज ए मेंबर, ठीक है, वहां के पार्लियामेंट में। नाउ बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस कैंडिडेट नीड्स द
अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा, वहां पे एक पार्टी है जिसका नाम क्या है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये सारा जो भी है ना, जितने भी कैंडिडेट होंगे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले वो किससे परमिशन लेगी, अप्रूवल लेगी, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो वही बात हो गई ना कि हमारे यहाँ जो बीजेपी है, मान लो अभी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, वो अपने अगर कोई ओपोनेंट उसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहे इलेक्शन से पहले, वो क्या करे, वो अप्रूवल लेने जाए बीजेपी से कि क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ, कॉन्टेस्ट कर सकता हूँ इलेक्शन। राइट, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 3। ठीक है, 2002 एंड 3 में इलेक्शंस में क्या हुआ, उन्हीं पार्टी को इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने का इजाजत दिया गया जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और छोटे छोटे 8 स्मॉलर पार्टीज थे जो उसके एलीज थे। जैसे गठबंधन होता है ना हमारे यहाँ, ठीक है, आपने महागठबंधन सुना होगा। ठीक है, तो एक मेन पार्टी है कम्युनिस्ट चाइना पार्टी और इसके साथ 8 स्मॉलर पार्टीज भी हैं। क्लियर? ये लोग क्या कर रहे हैं, गठबंधन में, कॉलिशन में, राइट, और ये लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, लेकिन पावर किसके पास है, कम्युनिस्ट पार्टी के पास। ठीक है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के पास। और यही ये जो 8 छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनको अलाउ कर रही है कि तुम कॉन्टेस्ट कर सकते हो इलेक्शन। राइट, चलो, नाउ द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट किसकी बनेगी, अगर बीजेपी अपने जितने भी पार्टी हैं उसके छोटे 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 पार्टी जो हैं जो उनके कॉलिशन में हैं, अगर वो ऐसा बोल दे कि तुम लोग कॉन्टेस्ट करने, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले मेरे इजाजत लोगे, अप्रूवल लोगे, अगर ऐसा होने लगे हमारे कंट्री में भी, ठीक है, तो क्या होगा, सोच सकते हो, है ना? तो क्या होगा, यही वहां पे हो रहा था। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो हमारे यहाँ भी हमेशा बीजेपी ही आ जाएगी फिर चुन के, क्योंकि अदर पार्टीज को तो अलाउ ही नहीं किया जा रहा है, वहां पे अप्रूवल ही नहीं दी जा रही है कॉन्टेस्ट करने का इलेक्शन को, है ना? ये सारा चीज है। ठीक है, तो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, अब हम मैक्सिको की कहानी देखेंगे कि मैक्सिको में आखिर क्या हो रहा है। ये तो हमने चाइना का बहुत देखा। ठीक है, तो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years। हमारे यहाँ 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। ठीक है, मैक्सिको में 6 साल के बाद होता है इलेक्शन। ठीक है, नाउ टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वहां पे हर एक 6 साल के बाद इलेक्शंस होती है। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। आज तक मैक्सिको कभी भी कह रहा है कि मिलिट्री और डिक्टेटर के रूल में नहीं आई, बट अंटिल 2000 every election was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party। ठीक है, 2000 तक 2000 तक क्या है, जितने भी इलेक्शंस होते आ रहे थे उसमें सिर्फ एक ही पार्टी जीत कर आ रही थी और उसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। क्लियर? ओके, ऑपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। हाँ, इलेक्शन भी होते थे, ऑपोजिशन पार्टी भी थी, बट क्या है वहां पे, दे नेवर मैनेज टू विन। भाई उनको मौका नहीं मिलता था कि वो जीत पाए। क्लियर? समझ में आई बात? नाउ द पीआरआई वाज नॉन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। तो क्यों नहीं जीत पा रही, इसका तो कोई रीजन होगा। बहुत ही डर्टी ट्रिक्स अपना रहा था वहां का पीआरआई पार्टी। ठीक है, डर्टी ट्रिक्स जैसे क्या है, ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, वो हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। जब भी पार्टी की मीटिंग होगी, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। क्लियर? नाउ जितने भी टीचर्स हैं, ऑल द टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई। क्या करेंगे, जितने भी टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनको क्या किया जाता था, फोर्स किया जाता था, है ना, कि आप किसको वोट करोगे, तो पीआरआई को वोट करोगे। राइट? हाँ, मीडिया, जो मीडिया है ना, वो लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज।
मीडिया वहां के अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो भी एक्टिविटीज किया जा रहा था उसको क्या कर दिया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, मतलब उनके बात को वो ला ही नहीं रहे हैं सामने। वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, ठीक है, एक्सेप्ट, इसको छोड़कर, एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम, राइट। क्रिटिसाइज करने के अलावा वो उसके बारे में कुछ कर ही नहीं रहा है, राइट। उसके बारे में कुछ भी अच्छा कर रहा है तो वो बात ही नहीं कर रहा है, बस उसकी बुराई बुराई बुराई। क्लियर नाउ, समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। चलो सोचो, यहाँ पे लोगों को पता चल गया कि इलेक्शंस होने वाले हैं, बट इन द एंड लास्ट टाइम पे उसे पता चले कि नहीं, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे, अब ये शिफ्ट करके कहीं और कर दिया गया है। क्लियर, राइट। इन द लास्ट मिनट एंड विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। अब बूथ यहाँ पे लगा था, कहीं और चला गया, तो लोगों को प्रॉब्लम तो होगी, है ना। लोग यहाँ से वहां जा नहीं पाएंगे या जो भी है ना, किसी रीजन से। द पीआरआई स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती थी पीआरआई, ठीक है, और इसलिए लोगों को पैसे देना, घूस देना, है ना, स्कैम करना, इस थ्रू जो है वो लोग वोट लेकर आ जाते थे। क्लियर। फिर should we consider the elections described above as examples of people electing their rulers? हमने दो एग्जाम्पल्स देखा, एक चाइना का और दूसरा मैक्सिको का। क्या हम इन सारे इलेक्शंस को, इन दोनों इलेक्शंस को हम ये बोल सकते हैं क्या कि वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किया गया हो, है ना, क्या वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किया गया हो? तो शुड वी कंसिडर इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स? क्या वो रूलर्स पीपल के द्वारा इलेक्ट करके आ रहे हैं, राइट? क्या उन पे कोर्सन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या उनको रोका नहीं जा रहा है वोट देने के लिए? कहीं बूथ आप चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, कहीं पे आप लिमिटेड फॉर्म में वोटिंग का राइट दे रहे हैं, ठीक है, ये सारा चीज। तो रीडिंग दिस एग्जांपल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, तो हम तो नहीं बोल सकते ना भाई, ठीक है, ये जो रूलर्स हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होकर आ रहे हैं, ये बोलना सही नहीं रहेगा, नहीं। तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इस इलेक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्या? अगर हम चाइना की बात करें, इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। आपने देखा ना, एक क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके छोटे छोटे कुछ एलाइज हैं, है ना, जो कॉलिशन में, यही लोग को इजाजत है, अलाउड है, अप्रूवल है कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे पीपल के चॉइस का क्या, है ना, दे डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। जब कोई आपके ओपोनेंट में, गवर्नमेंट के ओपोनेंट में कोई होगा ही नहीं, कॉन्टेस्ट ही नहीं करेगा इलेक्शन, तो क्या लोगों के पास चॉइस है? आपके पास बहुत सारे हैं, नहीं, आपके यहाँ पे एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 10-10, 20-20 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, राइट, और उनको आप वोट देते हैं, है ना। लेकिन ऐसा चाइना में पीपल का चॉइस है ही नहीं, ठीक है, पीपल के पास कोई चॉइस है ही नहीं कि किसी अदर पार्टी को, मान लो इस गवर्नमेंट से आप संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, कि आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रही है ना, तो आप किसी और को वोट ही नहीं कर सकते, राइट। तो दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। तेरा उनके पास एक मजबूरी है, वो किसको चूज कर रहे हैं? सिर्फ रूलिंग पार्टी को, और जो भी उसके द्वारा अप्रूव्ड किए गए हैं कैंडिडेट, सिर्फ उसी को वोट कर रहे हैं। क्लियर? कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या हम इसे चॉइस बोल सकते हैं? क्या लोगों की चॉइस है क्या ये? नहीं, जाहिर सी बात है। हाँ, तो इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, अगर हम मैक्सिकन की बात करें तो, ठीक है, पीपल सेम टू रियली, बस लग रहा है कि लोगों के पास चॉइस है, हैव ए चॉइस। क्या है? लोगों को बस लग रहा है, अरे ओपोनेंट पार्टी भी तो है ही, अपोजिशन पार्टी है ही, वो लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, नहीं, लेकिन क्या रियली में वहां पे लोगों के पास चॉइस है? तो यहाँ पे सिर्फ लग रहा है, हैव ए चॉइस, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। इन प्रैक्टिस तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, बस लग रहा है, पेपर पे है कि हाँ भाई सारे इलेक्शन हो रहे हैं, ओपोनेंट पार्टीज भी हैं, वो भी लड़ रही है इलेक्शन, ठीक है, बट यहाँ पे पीपल के पास कोई चॉइस ही नहीं है। एंड देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। हमारे यहाँ क्या रूलिंग पार्टी को हराया जा सकता है? यस, है ना। कैसे? वोट करके। आपके पास हर एक 5 साल में आपके पास राइट है, नहीं, राइट टू वोट सबसे बड़ी पावर होती है किसी भी पीपल के पास, किसी भी कंट्री के पास, राइट टू वोट। क्लियर? इसी के थ्रू हम अपने इलेक्टेड रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, हम अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं।
क्लियर? लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं ना, ठीक है? यहाँ पे रूलिंग पार्टी को आप किसी भी तरीके से हरा ही नहीं सकते, ठीक है? आप यहाँ के गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को कभी हरा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अदर पॉलिटिकल पार्टीज को राइट ही नहीं है कॉन्टेस्ट करने का इलेक्शंस को, है ना? इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो जाए पीपल, तो क्या उखाड़ लेंगे, क्या ही कर लेंगे, ठीक है? राइट? तो देर आर नो फेयर इलेक्शंस, इसी को बोलते हैं कि यहाँ पे कोई फेयर इलेक्शंस नहीं हो रही है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। So we can thus add a second feature to our understanding, of democracy. हमारे पास यहाँ पे सेकेंड फीचर आ गया है, ठीक है? वो क्या है? होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर? सिर्फ इलेक्शन, किसी भी तरीके का इलेक्शन हो, अगर आप करवा रहे हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है ना? एंड इलेक्शंस मस्ट ऑफर, क्यों नहीं है, क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि इलेक्शन को क्या देना, प्रोवाइड करना है, मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस। पीपल के पास रियल चॉइस होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि हाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है किसी भी डेमोक्रेसी में। जब लोगों के पास चॉइस होगा तब, ठीक है ना? इसके बाद बीच में रियल चॉइस होना चाहिए बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। पॉलिटिकल अल्टरनेटिव भी होगा तभी तो आपके पास चॉइस आएगा। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप किसी को भी वोट करके आइए, ठीक है? इंडिया में तो यही होता है ना कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम उनको वोट करते हैं और गवर्नमेंट, जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है उसकी गवर्नमेंट बनती है। क्लियर? एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ दे विश टू। क्लियर? अगर पीपल ये चाहती है ना, कि मैं इस गवर्नमेंट को अब इलेक्ट नहीं करके लाऊंगा, ठीक है? तो आप वोट नहीं करेंगे उसको, है ना? लोग उसको वोट नहीं करेंगे एंड अल्टीमेटली उनको अपना पावर छोड़ना पड़ेगा। जैसे इंडिया में इन 2014, ठीक है, कांग्रेस को बीजेपी ने पूरी तरह से हराया था, है ना? जिनके पास, कांग्रेस के पास 10% ऑफ सीट्स भी नहीं आई थी और वो लीडर ऑफ अपोजिशन के पार्टी का आपका पोस्ट भी नहीं हासिल कर पाए थे। क्लियर? तो सोच सकते हैं आप, नहीं, हमारे यहां जो रूल करती आ रही है पार्टी वो भी हार सकती है। क्या कल के डेट में बीजेपी हार सकती है जो अभी की रूलिंग पार्टी है? यस, हार सकती है अगर लोग चाहें तो। यहां पे बोला है ना लास्ट में कि इफ दे विश सो, अगर पीपल चाहेंगे कि हम उसको क्या करें, हटा दें इस गवर्नमेंट को, तो हम क्या करें, उसको वोट ही नहीं देंगे, नहीं? ठीक है? बीजेपी 400 400 चिल्ला रही थी, लेकिन लोगों ने कहा, क्या कहा, नहीं अभी 400 नहीं देंगे, है ना? और उसको डाउन करवा दिया। क्लियर है? तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करने से होता है ना? हाँ, तो हमें क्या है, सेकेंड फीचर मिला डेमोक्रेसी का। क्या है ये? तो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ठीक है? ऐसा हम देख रहे हैं कि ये जो किसी भी डेमोक्रेसी में, है ना, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए जहां पे जो भी करंट रूलिंग पावर है वो हर एक तरीके से उसके पास एक फेयर चांस हो बैटल को या फिर इलेक्शन को लूज करने का। क्लियर? इलेक्शन हार सकती है वो, चांसेस है ना कि कल होकर मोदी जी हार सकते हैं, राइट? बीजेपी हार सकती है, कल के डेट में कोई और नई पार्टी आ सकती है, वो जीत कर आ सकती है, कांग्रेस वापस आ सकती है, बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, है ना? कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है? लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? ये पीपल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? पीपल पे। अगर हम चाहेंगे कांग्रेस को लाना है तो अगले इलेक्शन में हम क्या करेंगे, कांग्रेस को लेकर आएंगे, ठीक है? अगर हम चाहेंगे आम आदमी पार्टी को लेकर आना है तो हम क्या करेंगे, आम आदमी पार्टी को लेकर आएंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड फीचर क्या है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ठीक है? एक इंसान है, ठीक है, और एक दूसरा ये, ओके, दिस वन इज पुअर एंड दिस वन इज रिच। ओके, नाउ ये भी एक इंसान है, ये भी एक ही इंसान है ना? ये थोड़ा रिच है,
इसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, क्लियर, इसके पास कम है। लेकिन जब भी इलेक्शन होता है, जब भी इलेक्शन होता है तो क्या होता है बाबू, जब भी आप पोलिंग बूथ में गए होंगे, देखे होंगे, बहुत बड़ा लंबा 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 लाइन लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें रिच भी होते हैं और पुअर भी होते हैं, ठीक है, इस तरह नहीं खड़े हैं, सब एक ही लाइन में खड़े हैं। क्या उनके लिए कोई और लाइन लगा दिया गया? नहीं, है ना। यही एक टाइम होता है, एक गरीब भी सोच सकता है कि मैं भी सबके इक्वल हूं, ठीक है, मैं भी किसी के नेक टू नेक खड़ा हो सकता हूं। वही एक इंसिडेंट होता है अपने पावर को जानने का, राइट, कि आप क्या हैं, आपके वोट की ताकत क्या है, क्लियर। हाँ, यहाँ पे क्या है, अर्लियर वी रेड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब जरा इसको देखते हैं कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्लियर। मान लो पहले एग्जांपल देखते हैं, जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, क्लियर, कॉलोनियल रूल था, है ना, तब उस समय क्या हमें वोटिंग राइट्स थी? क्या हमें वोट करने की आजादी थी? क्या हम वोट कर सकते थे? कि हमें रूल कौन करे? क्या हम उसको इलेक्ट करके ला सकते थे? बिल्कुल नहीं, ऐसी आजादी नहीं थी हमारे पास। हमने जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, हम इन्हीं से सीख कर बनाया, क्लियर, कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या अभी नहीं मिल रहा है, राइट। जब हम दूसरी कंट्री जाते थे, है ना, तो हम देखते थे कि वहीं पे ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को ज्यादा राइट दी रखी है ना, और हमें इन कंपैरिजन टू अस हमें तो दिया ही नहीं है उतनी आजादी, क्लियर है क्या? ठीक है, तो हम इससे क्या हो गया, हमारे जो रूलर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको एक बात समझ में आ गया था कि व्हाट वी वांट, है ना, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी वांट, राइट, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी वांट, राइट, व्हाट आर द राइट्स वी वांट, क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस हमें पता थी पहले से, और उन्हीं को हमने इनकॉर्पोरेट किया किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है क्या? जरा एक बात बताइए, इस यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? ऑल। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, जिसमें सारी चीज आ जाती हैं, दुनिया की सारी चीजें, ठीक है, तो ये है। दूसरा क्या है बाबू? एडल्ट। एडल्ट किसको मानते हैं हमारे यहाँ? 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड, है ना, जो भी इंसान 18 ईयर्स पूरा कर चुका है या जो इससे ऊपर है, ठीक है, उसको। दूसरा क्या है? फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट, राइट टू वोट, है ना। तो जरा इसको सम अप करो, एक साथ लेके देखो। ऑल दोस पीपल हु आर 18 years of old, 18 years old have right to vote। वो सारे लोग जो 18 साल पूरा कर चुके हैं, है ना, वो सारे लोग जो 18 साल पूरा कर चुके हैं, उन्हें राइट टू वोट है ना, वोट देने का अधिकार है, राइट। चलो, तो क्या है यहाँ पे हमारे पास? द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए हमने स्ट्रगल किया, हमें पता चला कि किस फॉर्म, क्या हम चाहते हैं, है ना, हमारी जरूरतें क्या हैं। लिंक टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हम क्या डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर्स के टाइम भी, कि जो इलेक्शन आप करवा रहे हैं उनमें सबको लेकर आइए, सबको वोट करने का अधिकार हो, राइट, ताकि हमारे भी लोग गवर्नमेंट में आ सके, वो हमारे नीड्स को जान सके, ठीक है, और हमारे लिए काम करे, क्लियर है। चलो, एंड प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा विमेन को दूर रखा, पुअर पीपल को दूर रखा, है ना, वोटिंग राइट से। बट हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने वहां पे बोल दिया, है ना, कि सबको जो भी 18 ईयर्स ऑफ एज हैं या उसके अबाव, उनको राइट टू वोट है, क्लियर। चलो, येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे लोगों को राइट टू वोट दिया नहीं जाता है, इक्वली कंसिडर नहीं किया जाता है। अभी बहुत सारे कंट्री हैं वहां पे, राइट। चलिए देखते हैं एक जगह 2015 में सऊदी अरबिया वुमेन को राइट टू वोट नहीं था। 2015 के बाद में ये आ गया, लेकिन अंटिल 2015 ये नहीं था। इवन कुछ साल पहले ही सऊदी अरबिया में विमेन को व्हीकल चलाने की आजादी दी गई थी, कार चलाने की आजादी दी गई थी, ठीक है, कि आप आगे आके चला सकते हैं, है ना, इससे पहले उनको नहीं था। इस्तोनिया, इस्तोनिया एक कंट्री है,
हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे, इस्तोनिया क्या बोलती है, इस तरह का सिटीजनशिप रूल निकाल दिया उन्होंने कि पीपल जो है ना, जो बिलोंग करेंगे रशियन माइनॉरिटी को, ठीक है, वो फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। ऐसे सिटीजन्स जो कहां से, रशियन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो, उनको क्या है, बहुत ही मुश्किल से राइट टू वोट मिलता था। कहां पे, इस्तोनिया में। जो भी रशियन पीपल हैं, रशियन से आए हैं, रशिया से आए हैं, सिटीजनशिप ले रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत ही कम राइट टू वोट दिया जाता था, है ना। फिर नेक्स्ट है फिजी। फिजी का नाम सुना होगा बहुत बार आपने, है ना। तो फिजी, द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। इंडिया के लोग भी बहुत सारे रहते हैं जो पहले गए होंगे, वहीं जाके बस गए होंगे, उनको इंडियन फिजी कहा जाता है, क्लियर। उनको वहां के जो इंडिजिनस पीपल है ना, जो वहां के असली में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनसे कम वोटिंग राइट दिया जाता है, उनकी वैल्यू कम होती है, जो इंडियन फिजी वहां पे रह रहे हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट।